हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड जो हमारा आज ये भाग 4 होगा। इससे पहले कि हम 3 पार्ट समाप्त हो चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के शेष भाग को कंप्लीट करके भाग 4 कंप्लीट करेंगे। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? ये फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड है। महिलाएं भी क्या क्रांति हुई उनके लिए भी? तो आइए आज हम इसी को जानेंगे और समझेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने हित में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें, जो चित्र में दिखाया गया है। वर्साई की ओर कूच करती हुई ये पेरिस की महिलाएं हैं, अर्थात 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस में वर्साई जाकर के राजा को अपने साथ लेकर के लौटी हुई थीं। अर्थात महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। तीसरे स्टेट्स की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। वे सिलाई, बुनाई, कपड़े की धुलाई, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थीं अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थीं। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई, व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट की धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ती थीं। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगा करके पाव रोटी लाना, बच्चों की देखभाल देखरेख करना आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। अब महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लबों शुरू कर दिए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए थे। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग ये थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने, राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी के स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही उसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थीं। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिलाओं क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा। अनंतः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। तो मताधिकार कब हासिल किया? तो यह 1946 में हासिल कर लिया था। फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार कब हासिल किया? तो 1946 में। अब यहाँ है क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूच। ये उनकी जीवन परिचय है। क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूच का जीवन परिचय। आइए जानते हैं इनके बारे में
कि ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसीलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास ये मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्यवाही की जाए। 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार को आलोचना की कि उन पर नेशनल कन्वेंशन के द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत के बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ओलंप दे गूज के घोषणा पत्र के उल्लेखित कुछ मूलभूत अधिकार: औरत जन्मतः स्वतंत्र हैं, अर्थात वो जन्म से ही स्वतंत्र हैं और अधिकारों में पुरुष के समान हैं। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना। ये अधिकार है कि स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर घोषण और इससे सबसे बढ़कर के है कि शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है और जो पुरुष एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। ये सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के समान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं। वे विधि संपन्न प्रक्रिया के द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती हैं, गिरफ्तार और नज़रबंद की जा सकती हैं। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। ओलंप दे गूज के द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तुलना करें तो बेकरी की दुकान पर कतार में खड़ी महिलाएं आप यहाँ देख सकते हैं। कल्पना करें कि आप चित्र नंबर 13 में कोई महिला है जो सोमेत के तर्कों का जवाब दे। स्रोत गाह है कि 1793 में जैकोबिन राजनीतिक सोमेत ने इन अधिकारों पर महिला क्लबों को बंद करने का निर्णय को उचित ठहराया। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने पुरुषों से कहा पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीति, कर्तव्य तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुख दायित्व यही तुम्हारे कार्य हैं। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्जल हैं। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? दास प्रथा, ये अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय जिसमें पढ़ेंगे दास प्रथा का उन्मूलन। तो वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अपने हित में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अब हमने मिलेंगे एक नए अध्याय में। नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय, ये फ्रांस की क्रांति के पार्ट 5 को आज हम पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ा जाएगा दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन। इससे पहले के 4 भाग समाप्त हो चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के शेष अध्याय को देख करके 5वां अध्याय यहाँ कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसा लगे अपने हित में दोस्त के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए शुरू करते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिक शासन के आधिकारिक सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गार्डेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश
जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों को अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी, और इस कमी को यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार के द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ और फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे अर्थात नान्ते बंदरगाह, कौन सी बंदरगाह? तो यहाँ पर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहाँ वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे और दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज में ठूस दिया जाता था। 3 माह की लंबी यात्रा में समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्धि नगर बन गया। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा का ज़्यादा निंदा हुई और नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेश में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं। ये नहीं कि परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय में नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया, लेकिन अनंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने अर्थात हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। दास मुक्ति अर्थात 1794 के चित्र में दासों को मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है कि गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों के यूरोपीय कपड़े देख करके उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। नए शब्द है नीग्रो। नीग्रो का मतलब होता है कि अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। ये अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसी के साथ चलिए इसी में हम क्रांति और योजनाओं की जिंदगी भी इसी में कंप्लीट करेंगे। क्रांति और योजना की जिंदगी। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उसकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं पुरुषों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बना करके स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वो था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री हैं और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों के द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु जब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया तो परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों, छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वो तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उनसे जुड़ने का
ये लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। देशभक्त कसरती दाब मशीन, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता था, अज्ञात चित्र के द्वारा बनाया गया 1790 का ये चित्र, जिसमें न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता है। तो इस चित्र में भी देख सकते हैं कि मरा जनता को संबोधित करते हुए लुइस लियोपोल्ड बाइली रचित चित्र। इस अध्याय में मरा के बारे में आपको क्या याद है, इसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन कीजिए तथा इसकी लोकप्रियता के बारे में समझाइए। किसी भी सैलान में आने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों पर इस पेंटिंग की क्या प्रतिक्रिया होती है। सारांश: 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे और आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उनके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकालकर बाकी यूरोप में फैले और इसके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेश समाजों ने संप्रभु राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। तो आइए जानते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वो और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वो उन दोनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वो जिद करने लगे कि उन्होंने क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएं। सुभूषण सरकार नोट्स ऑन द बंगाल रेंसा 1946 में ये बात कही गई है। तो यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप हैं जो आप स्वयं करेंगे और इस देख करके आप इसको समझें कि इसके उत्तर क्या हो सकते हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है, इसी के साथ फ्रांस की क्रांति का एक चैप्टर समाप्त होता है। तो आप वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और हित में दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे एक नए अध्याय में। तो आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, तब तक के लिए नमस्कार।